हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत बड़ी खबर है। ईरान और सऊदी अरब के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल होने की खबर से वाशिंगटन और तेल अवीव में कोहराम है। कल जैसे ही चीन की राजधानी बीजिंग में सीनियर लीडर वांग यी की मौजूदगी में ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शमखानी और सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुसाद बिन मोहम्मद अल एबान के जरिए समझौते पर दस्तखत किए जाने की खबर आई, उसके फौरन बाद इजराइल में नेतन्याहू सरकार और अपोजिशन के बीच इसके लिए एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां शुरू हो गईं। दोनों ने इस समझौते को इजराइल के वजूद के लिए खतरा बताया है, जबकि अमेरिका को फिक्र है कि अब मिडिल ईस्ट में उसकी चौधराहट खत्म हो जाएगी। आज हम आपको इस समझौते की तफसील बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि इजराइल और अमेरिका में इस पर क्या रिएक्शन आया है। ये भी बताएंगे कि इस समझौते पर ईरान और सऊदी अरब के मीडिया में क्या कमेंट सामने आ रहे हैं। ये समझौता मिडिल ईस्ट की सियासत में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। आज की खबर काफ़ी अहम है और साथ साथ कुछ लंबी भी है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौते के बारे में सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी का खास इंटरव्यू आप कल संडे रात 9 बजे देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस समझौते में क्या कुछ तय पाया है जिससे अमेरिका और इजराइल में बेचैनी बढ़ी है। चीन की कोशिशों के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब अगले 2 महीने के अंदर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बहाल करने के लिए राजी हो गए हैं। दोनों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात भी जल्दी होगी। दोनों आपसी सिक्योरिटी कोऑपरेशन और तिजारती ताल्लुकात भी बहाल करेंगे। समझा जा रहा है कि इस समझौते के नतीजे में सऊदी अरब और इजराइल के बीच अब्राहम अकॉर्ड के तहत ताल्लुकात कायम करने का फैसला फिलहाल नहीं होने वाला। इसके नतीजे में यमन जंग भी खत्म हो सकती है, जहां मार्च 2015 से अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न मुल्कों के अरबों डॉलर के हथियार इस्तेमाल होते रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करने का भी वादा किया है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब बरसों की दुश्मनी के बाद ताल्लुकात को फिर से कायम करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों की दुश्मनी से खाड़ी में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को खतरा पैदा हो गया था और यमन से लेकर सीरिया तक मिडिल ईस्ट में टकराव बढ़ा हुआ था। आपको बता दूं कि रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी का हेडक्वार्टर लंदन में है और वो भी ईरान और सऊदी अरब के इख्तलाफ बढ़ाने में सुन्नी और शिया के इख्तलाफ को हमेशा याद दिलाता रहा है। रॉयटर्स ने आगे लिखा है कि मिडिल ईस्ट की 2 दुश्मन ताकतों के टॉप सिक्योरिटी सलाहकारों के बीच बीजिंग में 4 दिनों की खुफिया बातचीत के बाद चीन की कोशिश के नतीजे में हुए समझौते का ऐलान किया गया है। दोनों के जरिए जारी बयान के मुताबिक तेहरान और रियाद 2 महीने के अंदर डिप्लोमेटिक ताल्लुकात फिर से शुरू करने और एम्बेसियों को खोलने पर राजी हो गए हैं। समझौते में मुल्कों की सॉवरेनिटी का एहतराम और अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी न करना शामिल है। सऊदी अरब ने 2016 में उस वक्त ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे जब शिया मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह निम्र बाकर अल निम्र को सऊदी अरब के जरिए फांसी दिए जाने के मामले पर दोनों मुल्कों के बीच इख्तलाफात के दौरान तेहरान में सऊदी एम्बेसी और मशहद में उसके कौंसलेट पर प्रोटेस्ट करने वाली भीड़ ने हमला कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शमखानी और सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार मुसाद बिन मोहम्मद अल एबान के जरिए दस्तखत हुए समझौते में 2001 के सिक्योरिटी कोऑपरेशन समझौते को फिर से बहाल करने पर रजामंदी हुई है और साथ ही साथ तिजारत, इकोनॉमी और इन्वेस्टमेंट पर पहले से हुए समझौते पर अमल बहाल करना भी तय किया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में फॉरेन अफेयर्स कमीशन के डायरेक्टर और साबिक फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने इस समझौते को बातचीत और अमन की जीत बताते हुए कहा है कि बीजिंग दुनिया के मुश्किल मामलात को हल करने में कंस्ट्रक्टिव रोल निभाता रहेगा। रॉयटर्स ने याद दिलाया है कि सऊदी अरब ने 2019 में अपने तेल कारखानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ साथ
खाड़ी के समंदर में टैंकरों पर हमलों के लिए भी ईरान पर इल्जाम लगाया था, जिससे ईरान इनकार करता रहा है। यमन में ईरान के दोस्त समझे जाने वाले हूथियों ने भी सऊदी अरब में मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। हूथियों ने 2022 में हमलों को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक बढ़ा दिया था। इस सिलसिले में ईरान के प्रेस टीवी ने बताया है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली शमखानी और बीजिंग में उनके सऊदी काउंटरपार्ट के बीच कई दिनों की गहरी बातचीत के बाद फ्राइडे को समझौता हुआ है। ईरान, सऊदी अरब और चीन के जॉइंट बयान में इसका बाकायदा ऐलान किया गया है। बयान पर सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार मुसैद मोहम्मद अल एबान और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के फॉरेन अफेयर्स कमीशन के डायरेक्टर वांग यी ने दस्तखत किए हैं। वांग यी कुछ दिनों पहले तक फॉरेन मिनिस्टर थे। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान और रियाद के बीच मामलात का आखिरी हल तलाश करने के लिए शमखानी मंडे से बीजिंग में अपने सऊदी काउंटरपार्ट के साथ गहरी बातचीत में शामिल थे। ये बातचीत पिछले महीने बीजिंग में ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और चीन के काउंटरपार्ट शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के बाद हुई है। जॉइंट बयान में कहा गया है कि दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स इस फैसले को लागू करने और एम्बेसडर्स के तैनात करने के लिए ज़रूरी इंतजाम करने के लिए मिलेंगे। बयान के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब ने एक दूसरे की नेशनल सॉवरेनिटी का एहतराम करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल देने से परहेज करने की जरूरत पर रोशनी डाली है। वे अप्रैल 2001 में दस्तखत हुए सिक्योरिटी कोऑपरेशन समझौते और 1998 में इकोनॉमी, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, तकनीक, साइंस, कल्चर, खेल और नौजवानों के मामले में कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए हुए समझौतों को लागू करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। बयान में जोर दिया गया है कि ईरान, सऊदी अरब और चीन ने इलाकाई और इंटरनेशनल सतह पर अमन और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने के लिए पुख्ता इरादा जाहिर किया है। बयान में कहा गया है कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जरिए तेहरान और रियाद के बीच अच्छे पड़ोसी के उसूल की बुनियादों को मजबूत करने को सपोर्ट और बातचीत की मेज़बानी की कोशिशों के बाद पिछले 5 दिनों में ईरान और सऊदी अरब के नुमाइंदों ने शमखानी और ऐबान की लीडरशिप में कई मुलाकातें की हैं। प्रेस टीवी ने आगे बताया है कि शमखानी और ऐबान के बीच बातचीत तेहरान और रियाद की तरफ से डिप्लोमेसी के जरिए इख्तलाफात सुलझाने और भाईचारा बढ़ाने की दिलचस्पी की बुनियाद पर और यूनाइटेड नेशंस चार्टर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC के उसूलों और इंटरनेशनल कानूनों की बुनियाद पर हुई है। दोनों मुल्कों ने अप्रैल 2021 से इराक की राजधानी बगदाद में 5 दौर की बातचीत की थी। जॉइंट बयान में ईरान और सऊदी अरब ने 2021 और 2022 के बीच में बातचीत की मेज़बानी करने के लिए इराक और ओमान का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही चीन की मेज़बानी और सपोर्ट के लिए चीन के लीडर्स और सरकार का भी शुक्रिया अदा किया है। दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात की बहाली के बारे में बाकायदा ऐलान से पहले अली शमखानी ने इराकी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुरानी के साथ फ़ोन पर बातचीत की और 5 दौर की मेज़बानी के लिए इराक की बहुत अहम कोशिशों की तारीफ की। समझौते पर दस्तखत करने के बाद शमखानी ने कहा कि दोनों मुल्कों के बीच बातचीत साफ, ट्रांसपेरेंट और बड़े पैमाने पर यानी कॉम्प्रिहेंसिव हुई है। गलत फहमियों को दूर करने और तेहरान रियाद ताल्लुकात के मुस्तकबिल को देखने से यकीनी तौर पर इलाकाई स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मजबूत होगी और मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए फारस की खाड़ी के मुल्कों और इस्लामी दुनिया के बीच कोऑपरेशन में इजाफा होगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, जो जल्द ही सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे, आज ट्विटर पर लिखा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच नॉर्मल ताल्लुकात की बहाली दोनों मुल्कों, इलाके और मुस्लिम दुनिया को मजबूत करेंगी। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी की खास धुरी अच्छे पड़ोसी के उसूल पर सही सिमत में मजबूती से आगे बढ़ रही है और डिप्लोमेटिक मैकेनिज्म सरगर्म तरीके से और इलाकाई पहल की तैयारी कर रही है। अब्दुल्लाहियान ने ओमान, इराक और कतर के फॉरेन मिनिस्टर्स से अलग अलग फ़ोन पर बात करके इस सिलसिले में उनकी कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया। इस खबर के बारे में सऊदी अरब के अल अरेबिया ने सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के हवाले से बताया है कि समझौते पर दस्तखत करने से पहले बातचीत के आखिरी दौर में सऊदी अरब के नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार मुसैद
मोहम्मद अल ऐबान ने कहा था कि सऊदी किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अच्छे पड़ोसी के उसूलों, बातचीत और डिप्लोमेसी का सहारा लेने के उसूल पर अमल करने की बुनियाद पर टकराव को हल करने की शी जिनपिंग की पहल का खैर मकदम किया है। अल ऐबान ने कहा कि तीनों मुल्कों के लीडर्स की सपोर्ट के साथ हुई गहरी बातचीत का फल आज का समझौता है। इसके जरिए इख्तलाफ की वजहों और उन्हें हल करने के तरीकों को तय किया गया है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बातचीत के खात्मे पर वांग यी के हवाले से कहा है कि यह समझौता बातचीत और अमन की जीत है, दुनिया में बहुत उथल पुथल के दौर में बड़ी अच्छी खबर पेश कर रही है। वांग यी ने आगे कहा कि अच्छे जज्बात के साथ भरोसेमंद बिचौलिए के तौर पर चीन ने मेजबानी करके अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाया है। इस दरमियान सऊदी अरब के नजदीक तरीन समझे जाने वाले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने समझौते को स्टेबिलिटी और खुशहाली की सिमत में एक अहम कदम बताया है। लेबनान के हिजबुल्लाह लीडर सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि समझौता इलाके के फायदे के लिए होगा। कल उन्होंने कहा कि ईरान और सऊदी अरब का मेल मिलाप अपने नॉर्मल रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इलाके और लेबनान के लिए नए मौके फराहम करेगा। तुर्की ने भी इस समझौते का खैर मकदम किया है। यमन के हुती अंसारुल्लाह मूवमेंट के इंटरलोक्यूटर मोहम्मद अब्दुल सलाम ने ट्वीट करके कहा है कि इलाके को गैर मुल्की, खास तौर से अमरीकी इजरायली दखल अंदाजी के नतीजे में अपनी खोई हुई सिक्योरिटी को फिर हासिल करने के लिए मुस्लिम नेशन यानी मुस्लिम उम्मा के लिए अपने मुल्कों के बीच नॉर्मल ताल्लुकात को फिर से शुरू करने की जरूरत है। आइए अब समझते हैं कि इस समझौते से इजराइल और अमेरिका में कितनी बेचैनी है। इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर्स नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड ने मौजूदा शिद्दत पसंद सरकार के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिन्होंने दाखिली जंग छेड़ी हुई है। इन दोनों लीडर्स ने कहा है कि अगर जुडिशियल ओवरहॉल जैसे मामलों पर सरकार नहीं उलझी होती तो यह समझौता नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इटली के दौरे पर हैं, उनके साथ जाने वाले एक सीनियर अफसर ने अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर टाइम्स ऑफ इजराइल से कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत बेनेट और लेपिड की सरकार के दौरान शुरू हुई थी, इसलिए वही इस समझौते के लिए जिम्मेदार हैं। इस सीनियर अफसर ने पिछली इजरायली सरकार और बाइडन सरकार की कमजोरी को इस समझौते के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अमरीकी और इजराइल की कमजोरी का एहसास था, इसलिए सऊदी अरब ने दूसरे चैनलों की तरफ रुख किया है। नेतन्याहू सरकार ने दावा किया है कि रियाद और तेहरान के बीच बातचीत 2021 में नफ्ताली बेनेट और यायर लैपिड की कोalition सरकार के दौरान शुरू हुई थी, जब अमेरिका की जो बाइडन सरकार ईरान न्यूक्लियर समझौते को बहाल करना चाहती थी। इसके नतीजे में सऊदी अरब ने चीन की तरफ रुख किया, जिसने अमेरिका की दुश्मनी में काम किया और फ्राइडे को होने वाले समझौते में ब्रोकर के तौर पर मदद की। इससे पहले दिन में बेनेट और लैपिड ने नेतन्याहू को सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौते के लिए यह तर्क देते हुए मुल्जिम ठहराया था कि यह समझौता 29 दिसंबर को मौजूदा सरकार कायम होने के बाद से मुल्क में जारी डिप्लोमेटिक लापरवाही और अंदरूनी क्राइसिस का नतीजा है। यायर लैपिड ने समझौते को इजराइल के लिए पूरी नाकामी के तौर पर देखा है और कहा है कि यह हमारी इलाकाई डिफेंस दीवारों के गिरने जैसा है जो हम ईरान के खिलाफ बना रहे थे। इसी बीच अमेरिका के NBC न्यूज़ चैनल के जर्नलिस्ट फिल मैककॉसलैंड ने अपने एनालिसिस में यह बताने की कोशिश की है कि अमेरिका के लिए ईरान सऊदी अरब जंगबंदी का क्या मतलब है। जंगबंदी लफ्ज़ के इस्तेमाल से साफ जाहिर है कि अमेरिका को इस समझौते से कितनी तकलीफ है। उनका कहना है कि जैसे चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौते पर जीत हासिल की है, कुछ लोगों ने चिंता जताई है कि दुनिया की सतह पर वाशिंगटन का असर कम हो सकता है। फिल मैककॉसलैंड ने कहा है कि ऐसे वक्त में जबकि दुनिया के कुछ लीडर्स ने लंबी मुद्दत से दुश्मन रहे ईरान और सऊदी के बीच ताल्लुकात की बहाली की तारीफ की है, वाशिंगटन में इस बात का खौफ बढ़ रहा है कि यह समझौता इलाके और उससे आगे अमेरिका की सुप्रीमेसी को खत्म करने का काम करेगा। चीन के टॉप डिप्लोमेट वांग यी ने इसे बातचीत की जीत कहा है और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने समझौते के लिए बिचौलिए का रोल अदा करने के लिए चीन की तारीफ करते हुए इस ऐलान पर जश्न मनाया है। इस बीच अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि चीन का कामयाब समझौता 2021 में व्हाइट हाउस के जरिए दोनों मुल्कों के बीच की गई नाकाम बातचीत को रिफ्लेक्ट
करता महसूस हो रहा है। इस समझौते के सिलसिले में आरोन डेविड मिलर, जिन्होंने 25 वर्षों तक अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री में मिडिल ईस्ट पॉलिसी सलाहकार के तौर पर काम किया है, ने कहा है कि यह हकीकत में सरप्राइजिंग है कि सऊदी अरब ने चीनी और ईरानियों के साथ समझौता किया है। ये जाहिर करता है कि उस इलाके में अमेरिका का असर और इस पर भरोसा कम हो गया है और एक नए किस्म का इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है, जिसने रूस और चीन दोनों को नई मजबूती, असर और हैसियत दी है। मिलर अब वॉशिंगटन में कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस थिंक टैंक में सीनियर फेलो हैं। कुछ अमेरिकी पॉलिसी एक्सपर्ट्स और साबिक अफसरान का कहना है कि चीन के जरिए कराया गया समझौता दुनिया की सतह पर अमेरिका के लिए एक सिकुड़ते रोल का इशारा है, जबकि दूसरे कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अमेरिका को कभी भी इस तरह के समझौते में ब्रोकर का रोल अदा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसके पास ईरान के साथ बातचीत का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका का तेहरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो बातचीत से अलग है। वॉशिंगटन में ही सेंटर फॉर न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी प्रोग्राम के डायरेक्टर जोनाथन लॉर्ड ने कहा है कि चीन बेशक जीत का फायदा लेगा, जो कि अमेरिका के लिए बहुत दुख की बात है। आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में जंगें कराने वाले अमेरिका और इजराइल, ईरान और सऊदी अरब को शिया और सुन्नी के नाम पर दुश्मन के तौर पर पेश करने वाले इस समझौते की खबर से किस हद तक परेशान और दुखी हैं। ऐसा लगता है कि जिस खामोशी से चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता करने में कामयाबी हासिल की है, उसी कामयाबी से अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बाहर करने में चीन, रूस, ईरान और अब सऊदी अरब भी मिलकर काम करेंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।